सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को आज अगले वीडियो के लिए पुनः नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंदर वर्ण विचार भाग 3। 2 भाग पहले बता दिए स्वर और व्यंजन के। आज हम अगला प्रकार पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण और उसके बाद संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर भी होते हैं। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? यानी जिन वर्णों का माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं है लेकिन संधि कार्य करने के कारण उनका वर्णों में या भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण 4 होते हैं। अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवामूलीय, चौथा उपध्मानीय। ये 4 वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्णाकृति चत्वार है। इस प्रकार ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला आता है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग, उसका जो चिन्ह होता है वो जो वर्णों के ऊपर जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके ऊपर एक डॉट, एक बिंदु लगाया जाता है। इस प्रकार ये चिन्ह कहलाता है। यदि हम इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो आपको पता होगा, उच्चारण स्थान संबंधी टॉपिक में हमने पढ़ा था अनुस्वार से नासिका, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका, यानी नाक से बोला जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है या अनुस्वार का प्रयोग क्यों होता है, वो संधि नियमों के अनुसार होता है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पर किस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा वो सारी जानकारी आपको अनुस्वार संधि के अंदर मिल जाएगी। संधि नियम में किसी स्वर के बाद न या म वर्ण के स्थान पर इस अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना आपको। जैसे नम चति, नम चति, ये नहीं है, नम चति। जैसे किम, किम का मतलब देखिए क और ई, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। इसका भी नियम है, मैं कब लगेगा, अनुस्वार कब लगेगा, वो हम संधि नियम में पढ़ेंगे। यदि मैं के बाद में कोई स्वर आ जाता है तो वहां पर मैं का मैं ही रहता है, और यदि व्यंजन वर्ण आ जाता है तो वहां पर उस मैं का क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। तो इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है संधि नियम के कारण से। अगला आता है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह जो होता है वो विसर्ग का चिन्ह होता है किसी भी स्वर के पीछे, किसी भी स्वर के पीछे यदि ऐसे 2 डॉट लगे हुए हैं तो वो कहलाएगा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान की बात करते हैं हम तो उसका सूत्र हमने पहले पढ़ा था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति तो वहां पर कंठ आएगा। लेकिन दूसरी बात, यदि वो विसर्ग केवल विसर्ग का नहीं पूछा और किसी शब्द के अंदर या किसी वर्ण के अंदर अपने को विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो वहां विशेष ध्यान रखना है, जिस स्वर के पीछे वो लग रहा है विसर्ग, उस स्वर का उच्चारण स्थान और उसका उच्चारण स्थान समान होगा। जैसे मान लीजिए राम में पूछा, राम है पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अब यहाँ पर केवल विसर्ग का नहीं पूछा, इस पद के अंदर विसर्ग का पूछा है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर ए के पीछे विसर्ग लग रहा है। राम में पीछे अंत में क्या आ रहा है? ए, तो ए के पीछे विसर्ग लग रहा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अकु का विसर्ग, ए का भी कंठ होता है, इसका भी कंठ हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे बालका का पूछ लिया तो यहाँ पर आ के पीछे लग रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। जैसे हरि शब्द में पूछ लिया, हरि पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो अब यहाँ पर इसका कंठ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसके पीछे लग रहा है? ई वर्ण के पीछे, ई स्वर के पीछे विसर्ग लग रहा है, तो ई का उच्चारण स्थान जो होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। जैसे ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ईचु यसा नाम तालु होता है, तो इसका उच्चारण स्थान भी, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु पदे है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ पद में पूछा है और केवल ऐसा पूछा जाएगा विसर्गस्य उच्चारण, किसी पद में नहीं है, केवल विसर्ग का पूछा जाएगा तो कंठ ही रहेगा। बाकी किसी पद में विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो वो जिस स्वर के अंत में विसर्ग लग रहा है उसी स्वर के अनुसार उसका उच्चारण स्थान होगा। जैसे गुरु में ऊ के पीछे लग रहा है तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। किसके पीछे लगता है? विसर्ग स्वर के बाद में लगता है र या स के स्थान पर, वो भी संधि नियम से है। जो हम
विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां पर ये सारी की सारी प्रक्रिया वापस अपनाई जाएगी और आपको वापस पुनः बता दिया जाएगा। अगला वर्ण आता है जीवामूलीय। जीवामूलीय वर्ण किसे कहते हैं? जीवामूलीय वर्ण का मतलब होता है क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह, ऐसा चिन्ह जिसको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग, ये ध्यान रखना, ये दोनों स्वर के पीछे लग रहे थे और ये क और ख के पहले लगेंगे। ये विशेष अंतर है इनमें, जीवामूलीय वर्णों में और बाकी दूसरों में। यदि हम इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो जीवामूलीय, जीवामूल्यस्य जीवामूलम हमने उच्चारण स्थानों में पढ़ा था, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवामूल होगा। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? ये भी संधि नियम से किया जाता है। संधि के अनुसार क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह लग जाएगा तो वो बन जाएंगे जीवामूलीय वर्ण बन जाएंगे। आजकल इनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे मनः, कामनाः, संधि नियम से यहाँ पर इस कैसे पहले क्या लग गया? अर्ध विसर्ग चिन्ह लग गया, तो ये क्या बन गया? जीवामूलीय वर्ण बन गया। तो ये दो होते हैं केवल क और ख के पहले। अब परीक्षा में यदि पूछा जाता है क और ख और अर्ध विसर्ग चिन्ह लग रहा है तो वो वर्ण कौन से बन गए? जीवामूलीय वर्ण बन गए। और अर्ध विसर्ग चिन्ह नहीं लग रहा है और क और ख को पूछा तो वो कौन से वर्ण में आएंगे? आपको पता है कैसे मैं तक कार्यो मावसाना स्पर्शा सूत्र आता है और उस सूत्र में क्या लिखा हुआ है? कैसे मैं तक के वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो वो स्पर्श व्यंजन हो गए या स्पर्श वर्ण हो गए। अब उच्चारण स्थान में भी ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल क और ख का पूछा गया तो अकुह विसर्जनीयम कंठ सूत्र से कंठ होगा, और इसका पूछा गया तो अर्ध विसर्ग चिन्ह वाला पूछा गया तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जीवामूल हो जाएगा। अगला उपध्मानीय वर्ण, सेम ऐसे के ऐसे ही प और फ के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह लगा, ये जो चिन्ह है ये अर्ध विसर्ग चिन्ह कहलाता है। कौन सा चिन्ह कहलाता है? ये अर्ध विसर्ग चिन्ह कहलाता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठो, जो हमने पढ़ा उपध्मानीय नाम ओष्ठो सूत्र से इनका उच्चारण स्थान ओष्ठो है। यहाँ कोई अंतर नहीं है क्योंकि प और फ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? ओष्ठो होता है, और इसका इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? ओष्ठो होता है। इनका प्रयोग हम वर्णों में कैसे करते हैं या व्याकरण में कैसे करते हैं वो भी वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता था। अब आजकल लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, केवल विसर्ग और सिंपल जो साधारण प और फ उनका ही प्रयोग होता है। ये भी संधि नियम से अर्ध विसर्ग चिन्ह, यदि प और फ के पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह लग गया संधि नियम से तो वो वर्ण क्या बन जाएंगे? उपध्मानीय वर्ण बन जाएंगे। और जैसे नी, ये अर्ध विसर्ग चिन्ह लग रहा है फल, निष्फल, तो ये क्या बन गया? अर्ध विसर्ग चिन्ह लगते पहले ये क्या बन गया? उपध्मानीय वर्ण बन गया, उपध्मानीय वर्ण बन गया। इस प्रकार ये चार संयुक्त अयोगवाह वर्ण होते हैं और इन चारों के बारे में मोस्टली परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जीवामूल का पूछ ले, उपध्मानीय वर्ण का पूछ ले, अनुस्वार का पूछ ले, विसर्ग का पूछ ले, इनका उच्चारण स्थान पूछ ले या इनका प्रयोग कैसे होता है वो भी पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है? संयुक्ताक्षर तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन वर्णों का दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं और उनका मानक रूप, जो हमारी देवनागरी लिपि है भाषा लिखने की संस्कृत और हिंदी की, उनका मानक रूप बदल जाता है तो वो वर्ण क्या बन जाएंगे? संयुक्ताक्षर बन जाएंगे। अन्य बहुत सारे भी होते हैं संयुक्ताक्षर, लेकिन उनका मानक रूप नहीं बदलता है, वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनका मानक रूप बदलता है, इसलिए इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में? 4 या 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्य और स्र। छंद शास्त्र में 5 माने गए हैं, क्ष, त्र, ज्य, स्र और द्य। अब छंद शास्त्र में ये देवी माना गया, लेकिन हिंदी की जो मानक संस्था है उसने इस द्य को संयुक्ताक्षर से हटा दिया है, क्योंकि अब ऐसा नहीं लिखा जाता है, द और ये को साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे विद्यार्थी। अब ये संयुक्ताक्षर कैसे बने इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है, किन किन वर्णों से मिलकर बने ये भी आपको ध्यान रखना है। क्ष जो बनता है वो क,
हलंत क, हलंत से और उसके अंदर क्या मिला हुआ है ए। अब ये से में ए मिला हुआ, तो इसका मानक रूप यदि हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा क्ष बन जाएगा। तो इनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होता है और पूर्ण वर्ण विच्छेद कहेंगे इसको। और यदि हम और छोटा रूप करना चाहें तो क हलंत है और उसके अंदर से, पूर्ण यानी स्वर युक्त से। अब इसके अंदर इस से में कोई सा भी स्वर मिल सकता है, जैसे आ मिलेगा तो क्सा बन जाएगा, ई मिलेगा तो क्षी बन जाएगा, उ मिलेगा तो क्षु बन जाएगा। उसी प्रकार ये त्रय, त्रय का मतलब इसके अंदर क्या मिला हुआ है, हलंत तय और हलंत रे, और उसके उस रे में क्या मिला हुआ है, यानी ये जो ऊपर जो भाग है वो तय है, नीचे जो वाला है वो रे, पूर्ण रे, स्वर युक्त रे। और यदि हम इसको और तोड़ेंगे तो ये तय हलंत और उसके अंदर रे को पूर्ण स्वर युक्त लिख दिया तो ये रे का रही रह जाएगा। उसी प्रकार जे, जे का मतलब जय, ये और ए मिला हुआ है। और यदि हम तोड़ेंगे तो ये हलंत जे, जय और उसके अंदर ये पूर्ण स्वर युक्त ये। श्र में कौन सा से, ये तालव्य से, तालव्य से और तालव्य से के बाद रे, हलंत रे और हलंत रे के बाद उसके अंदर क्या है ए, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा श्रय। उसी प्रकार दिए यानी हलंत दे, हलंत ये और उसके अंदर ये मिला हुआ है, ए मिला हुआ सॉरी, और ये मिलकर के क्या बन जाएगा। आजकल इसको मानक संस्था ने इसको मानना बंद कर दिया, क्योंकि ये ऐसे लिखा ही जाता है, किसी भी प्रकार से लिखे हम तो इसको नहीं माना गया है। तो ये भी हिंदी मानक संस्था में इसको 4 माना गया है, बाकी अन्यथा ये 5 होते हैं। और संस्कृत के अंदर भी ये 4 ही माने गए हैं, क्ष, त्रय, ज्य और श्रय। ये कैसे बनते हैं, इनका वर्ण विच्छेद पूछा जाता है तो हम वर्ण विच्छेद में ऐसे ही करेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं, क्ष का वर्ण विच्छेद ये क्ष लिख करके उसके अंदर ए मिला दिया, ऐसा कर दिया, ये वर्ण विच्छेद गलत है। इस क्ष को पूरा तोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर क है, इसके अंदर स है और उसके बाद इसके अंदर क्या है ए है, ये ही वर्ण विच्छेद। क्योंकि वर्ण का मतलब ही क्या है, जो अखंडित, व्यंजन का मतलब क्या है, जो अखंडित हो, वर्ण भी अखंडित हो, वो यानी अब इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रय का भी, श्रय का भी ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ण विच्छेद में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। हम इसके बारे में विस्तार से वर्ण विच्छेद वाले या वर्ण संयोजन वाले टॉपिक में और ज्यादा विस्तार से देखेंगे। और कौन कौन से संयुक्ताक्षर और भी होते हैं जिनका मानक रूप नहीं बदलता है, वो भी हम वहां पढ़ेंगे। जय हिंद। और आपको ये भाग अयोगभाव और संयुक्ताक्षर वाला भाग समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से तैयार करें और अपने परीक्षा में उपयोग में लाएं। धन्यवाद।